नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका समाज की कहानियों में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी अनकही, अनसुनी दास्तानें जो समाज के किसी कोने में घट रही हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, कभी हैरान करेंगी तो कभी आपकी रूह कपा देंगी। अगर आप जिंदगी के असली रंगों से रूबरू होना चाहते हैं तो समाज की कहानियों को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शहर की धूल, धुएं और सायरन के शोर से दूर एसपी अंजलि शर्मा का सरकारी बंगला आज सुबह कुछ अलग ही सुकून में डूबा हुआ था। आज एसपी साहिबा अपनी सख्त खाकी वर्दी में नहीं बल्कि एक खूबसूरत नीली सिल्क की साड़ी में तैयार थीं। कानों में हल्के झुमके, गले में एक नाजुक सा हार और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो आज सुबह से ही उनके लबों पर ठहरी हुई थी। कितने साल हो गए, शायद 10 साल। आज पहली बार दिल इतना हल्का महसूस हो रहा है। अंजलि ने आईने में खुद को देखते हुए सोचा। आज उनकी सबसे छोटी और लाडली कजिन चचेरी बहन सिया की शादी थी। सालों बाद परिवार में इतना बड़ा जश्न हो रहा था और अंजलि किसी भी कीमत पर इसे मिस नहीं करना चाहती थीं। वो अपनी सरकारी गाड़ी की चाबी उठाने ही वाली थीं कि हेड कांस्टेबल शिंदे ने उन्हें टोक दिया। मैडम, आज तो आप पहचान में ही नहीं आ रही। बहुत अच्छी लग रही हैं, शिंदे ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसकी नजरें फिक्र में बदल गईं। मैडम, आप कहें तो ड्राइवर को साथ भेज दूं? शादी शहर से बाहर हाईवे पर उस नए फार्म हाउस पर है। रास्ता लंबा और सुनसान है। अंजलि ने हंस के मना कर दिया। अरे नहीं शिंदे जी, आज कोई ड्यूटी नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। आज सिर्फ मस्ती। मैं अपनी पर्सनल कार खुद चलाऊंगी। खुली सड़क, पुराने गाने, बहुत दिन हो गए ऐसे ड्राइव पर गए हुए। शिंदे जानता था कि मैडम जब कोई फैसला कर लेती हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अंजलि ने अपनी पर्सनल सेडान कार की चाबियां उठाईं और पार्किंग की तरफ बढ़ गईं। गाड़ी हाईवे पर हवा से बातें कर रही थी। कार के शीशे नीचे थे और 90s के पुराने गाने तेज आवाज में बज रहे थे। अंजलि का मन आज वाकई बहुत खुश था। रोज की टेंशन, केस की फाइलें, अपराधियों से पूछताछ, इन सब से दूर वो बस अपने बहन की शादी में पहुंचना चाहती थीं। तभी म्यूजिक प्लेयर पर एक गाना बजा, एक ऐसा गाना जो उन्हें हमेशा एक खास इंसान की याद दिलाता था। विक्रम, तुम्हें भी ये गाना कितना पसंद था? ये नाम सोचते ही अंजलि के चेहरे की वो बेफिक्र मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। विक्रम, उनका पति। 10 साल हो गए उस बात को। एक लंबा दर्दनाक अरसा, वो एक भयानक एक्सीडेंट, एक पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी का बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरना, और फिर बस जली हुई गाड़ी के टुकड़े और एक ऐसी खबर जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। तब वो सिर्फ एक इंस्पेक्टर थीं। विक्रम की मौत ने उन्हें तोड़ दिया था, लेकिन शायद उसी दर्द ने उन्हें अंदर से इतना सख्त बना दिया कि आज वो शहर की एसपी थीं। उनके पास सब कुछ था, पावर, इज्जत, एक बड़ा घर। बस विक्रम नहीं था। तुम होते तो आज कितना खुश होते विक्रम, उन्होंने हवा में धीरे से कहा, जैसे विक्रम उनकी बगल वाली सीट पर ही बैठा हो। इन्हीं ख्यालों में गुम उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वो शादी के वेन्यू से बस आधे घंटे की दूरी पर थीं और वो पहले ही लेट हो चुकी थीं। अरे नहीं, सिया तो मुझे कच्चा चबा जाएगी, पहले ही देर हो गई है। उन्होंने एक्सीलरेटर पर पांव दबाया। गाड़ी की स्पीड 100 के पार हुई और तभी आवाज, फट फट फट। अचानक गाड़ी के पिछले हिस्से से एक अजीब सी आवाज आई। इससे पहले कि अंजलि कुछ समझ पाती, गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगा और स्टीयरिंग व्हील उनके हाथों में कांपने लगा। हे भगवान, ये क्या! उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को काबू में किया और उसे सड़क के एक किनारे पर लगाया। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। दोनों तरफ मीलों तक सिर्फ सूखे खेत फैले थे। उन्होंने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। सत्यानाश! आज ही ये सब होना था। वो साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर नीचे उतरी। पीछे का टायर बिल्कुल चपटा हो चुका था, पंक्चर। वाह, बहुत बढ़िया। वो खुद पर ही तंज कर रही थीं। एसपी साहिबा बीच सड़क पर फंसी हैं। उन्होंने फौरन अपना मोबाइल निकाला, पर स्क्रीन पर नो सर्विस देखकर उनका दिल बैठ गया। अब वो पूरी तरह से फंस चुकी थीं। कुछ गाड़ियां पास से गुजरीं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं रुका। आधा घंटा बीत गया। पसीने से उनका मेकअप बहने लगा था। गुस्सा और लाचारी उन पर हावी हो रही थी। तभी उन्हें दूर, जहां सड़क हल्की सी मुड़ रही थी, एक छोटा सा पुराना बोर्ड नजर आया।
धूल और मौसम की मार से उसका रंग उड़ चुका था, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता था। पंचर की दुकान। अंजलि की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। शुक्र है भगवान। उन्होंने अपनी गाड़ी को लॉक किया और बिना सोचे समझे उस बोर्ड की दिशा में तेज कदमों से चलने लगीं। हाईवे के किनारे तपती दोपहर में चलना, वो भी सिल्क की साड़ी और हील्स पहनकर, किसी सजा से कम नहीं था। सूरज आग बरसा रहा था और सड़क की डामर यानी तारकोल से उठती गर्म हवा अंजलि के चेहरे से टकरा रही थी। हर गुजरती गाड़ी अपने पीछे धूल का एक बवंडर छोड़ जाती जो उनकी महंगी साड़ी को मैला कर रहा था। कमाल है, एक पुलिस अफसर बीच सड़क पर लाचार, इससे बुरी किस्मत और क्या हो सकती है। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फिर से ठीक किया जो पसीने से भीगने लगा था। करीब 10 मिनट तक तेज चलने के बाद वो आखिरकार उस दुकान तक पहुंची। दुकान कहना भी शायद ज्यादा हो जाएगा। ये टीन की छत के नीचे एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थीं। बाहर कुछ पुराने घिसे हुए टायर एक दूसरे पर पड़े थे और हवा भरने वाली मशीन किसी मरे हुए जानवर की तरह खामोश खड़ी थी। दुकान के अंदर अंधेरा था। बाहर की तेज रोशनी से आकर अंजलि की आंखों को अंधेरे में देखने में कुछ पल लगे। एक कोने में एक लकड़ी की टूटी फूटी कुर्सी पर एक बूढ़े से चाचा बैठे ऊँग रहे थे। उनके सफ़ेद बाल और चेहरे की झुर्रियां बता रही थीं कि उन्होंने पूरी जिंदगी यहीं गुजार दी है। चाचा जी, अंजलि ने अपनी एसपी वाली दमदार आवाज में कहा। चाचा हड़बड़ाकर जाग गए। उनकी नींद भरी आंखों ने सामने खड़ी एक सजी धजी रौबदार औरत को देखा तो थोड़ा घबरा गए। उन्हें लगा शायद किसी अमीर घर की मैडम रास्ता भटक गई हैं। जी जी बिटिया, अंजलि ने एक सांस में कहा। चाचा, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, यहां से थोड़ी दूर पर खड़ी है, आप ठीक कर देंगे? मुझे बहुत जल्दी है, शादी में जाना है। चाचा ने अपनी झुर्रियों वाली आंखों से अंजलि को देखा और फिर लाचारी से हाथ जोड़े। बिटिया, मैं तो अब ये सब काम नहीं करता, कमर में दर्द रहता है, हाथ कांपते हैं, उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। मेरा कारीगर है, बस 5 मिनट में आता ही होगा, पास के गांव गया है कुछ सामान लेने, आप बैठो। अंजलि के पास बैठने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो वहीं पड़ी एक दूसरी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गईं जो शायद सालों से साफ नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी साड़ी को धूल से बचाने की नाकाम कोशिश की। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अंजलि का सब्र अब जवाब दे रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ उनकी बेचैनी और झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। उनका फोन अभी भी नो सर्विस दिखा रहा था। ये 5 मिनट कब खत्म होंगे? सिया तो अब तक 10 बार कॉल कर चुकी होगी। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया? चाचा, कहाँ रह गया आपका कारीगर? मुझे सच में बहुत देर हो रही है, उन्होंने थोड़ी सख्ती से पूछा। आता होगा बिटिया, आता ही होगा, चाचा ने वही रटा रटाया जवाब दिया। तभी एक पुरानी खटारा साइकिल दुकान के सामने आकर रुकी। उस पर एक आदमी सवार था, दुबला पतला सा, मैले कुचले कपड़े पहने हुए। उसके चेहरे पर एक गंदा सा कपड़ा यानी मास्क बंधा हुआ था जिसने उसकी नाक से लेकर ठोड़ी तक का हिस्सा ढक रखा था। धूप से बचने के लिए उसने सर पर एक पुराना गमछा भी लपेट रखा था। आ गया मेरा कारीगर, चाचा ने राहत की सांस ली। जा रे, मैडम की गाड़ी देख, पंचर है। वो आदमी बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी साइकिल खड़ी करके दुकान के अंदर आया। उसने अपने औजारों का थैला उठाया और एक पल के लिए अंजलि की तरफ देखा। उसकी आंखें, उन आंखों में कुछ था, एक अजीब सी थकान, एक गहरी उदासी, या फिर शायद कुछ और। अजीब नजर है इसकी, जैसे सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं देख रहा हो। चलो भाई, जल्दी करो, मेरी गाड़ी थोड़ी पीछे खड़ी है। अंजलि उतावली होकर खड़ी हो गई। वो आदमी इस बार भी कुछ नहीं बोला, बस उसने हल्का सा सिर हिलाया और अपने औजारों का थैला साइकिल पर टांग कर साइकिल को घसीटता हुआ उनके पीछे पीछे चलने लगा। अंजलि को उसका इस तरह खामोश रहना बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन इस वक्त उनका सारा ध्यान सिर्फ अपनी गाड़ी तक पहुंचने पर था। गाड़ी के पास पहुंचकर उस आदमी ने बिना एक पल गंवाए अपना काम शुरू कर दिया। उसने साइकिल से जैक निकाला और उसे गाड़ी के नीचे लगाया। उसके काम करने का तरीका बहुत सधा हुआ था, जैसे कोई मशीन हो।
वो एक एक नट को खोल रहा था, पूरी खामोशी से, जैसे वो उस सुनसान हाईवे पर अकेला हो। अंजलि वहीं खड़ी उसे घूर रही थी। पहले तो वो सिर्फ जल्दी काम खत्म होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उस आदमी के हाथ, लंबे, पतले और सख्त, वो जिस तरह से रिंच पकड़ रहा था, जिस तरह से नट खोलते हुए अपनी उंगलियों को मोड़ रहा था, सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? कहाँ देखा है मैंने ये अंदाज? क्यों मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है? उसने खुद को झिड़का। पागल हो गई हूं, गर्मी का असर है, एक मामूली पंक्चर माले में क्या देख रही हूं? टायर बाहर निकालने के बाद वो आदमी उठा। काम करते हुए उसे पसीना आ गया था। उसने अपने पसीने वाले हाथ को अपनी मैली सी पैंट के पिछले हिस्से पर, जांग के पास एक खास अंदाज में पहुंचा। एक बार, फिर दूसरे बार। बस यही वो पल था। अंजलि का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। उसकी आंखों के सामने 10 साल पुराना एक मंजर घूम गया। विक्रम। विक्रम भी ठीक इसी तरह, ठीक इसी जगह पर अपने हाथ पहुंचा करता था। ये उसकी आदत थी, जिसको लेकर अंजलि उसे हमेशा चिढ़ाती थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो उसकी सांसें तेज हो गईं। ये मेरा वहम है, मैं पागल हो रही हूं, वो जा चुका है। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी एक एसपी की तेज नजरें अब उस आदमी के हर हरकत का बारीकी से जायजा ले रही थीं। वो पंक्चर ढूंढने के लिए टायर को घुमा रहा था। जैसे ही वो थोड़ा झुका, उसके सर से लिपटा गमछा हल्का सा सरक गया, और अंजलि ने वो देख लिया। उसकी गर्दन पर, कान के ठीक नीचे, एक छोटा सा काला तिल। अंजलि की दुनिया घूम गई। उसके कानों में साएं साएं की आवाज होने लगी। यही वो तिल था, ये विक्रम का तिल था। ये वहम नहीं हो सकता, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक ही आदत, एक ही निशान, ये कैसे मुमकिन है? अंजलि को लगा वो अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। उसने कांपती हुई आवाज में, लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, ये मास्क क्यों लगा रखा है तुमने? उस आदमी के हाथ वहीं रुक गए। वो पत्थर बन गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस टायर को घूरता रहा। मैंने पूछा, तुमने ये मास्क क्यों पहना है? अंजलि के आवाज में अब पुलिस अफसर की सख्ती आने लगी थी, लेकिन वो अंदर से कांप रही थी। उस आदमी ने एक पल के लिए काम रोका, लेकिन अंजलि की तरफ नहीं देखा। बस नीचे जमीन को देखते हुए एक दबी हुई भारी आवाज में बोला, सर्दी है मैडम, और धूल मिट्टी से एलर्जी भी है। ये आवाज थकी हुई, टूटी हुई, बरसों पुरानी, लेकिन ये आवाज, अंजलि के कानों ने इस आवाज को फौरन पहचान लिया। ये उसके विक्रम की आवाज थी। अंजलि का सब्र अब जवाब दे गया था। वो गुस्से, दर्द, हैरानी और एक पागलपन भरी उम्मीद के तूफान में घिर गई थी। मास्क उतारो, वो चीखी। मैंने कहा अपना मास्क उतारो, अभी। उसकी चीख सुनकर वो आदमी बुरी तरह कांप गया। वो डर गया था। उसने धीरे से ना में सर हिलाया। तुम मास्क उतार रहे हो या नहीं? अंजलि अब लगभग दहाड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ थे। मैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंजलि शर्मा हूं। ऑर्डर देती हूं, अपना चेहरा दिखाओ। एसपी का नाम सुनकर और उस आवाज का रौब देखकर उस आदमी के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसके कांपते हुए हाथ धीरे धीरे अपने चेहरे की तरफ बढ़े। उसने पहले सर से गमछा हटाया और फिर धीरे धीरे उस गंदे कपड़े, मास्क की डोरियों को अपने कानों से निकाला। मास्क नीचे आया और सामने जो चेहरा था उसे देखकर अंजलि शर्मा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समय जैसे रुक गया। गाड़ियों का शोर, हवा की सरसराहट, दूर से आती किसी पक्षी की आवाज, सब कुछ एक पल में खामोश हो गया। मास्क नीचे गिर गया था और वो चेहरा अंजलि के सामने था। ये वही चेहरा था, वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, लेकिन वक्त ने उस पर अपनी बेरहम कहानी लिख दी थी। चेहरा मुरझाया हुआ था, गाल पिचक गए थे, माथे पर गहरी लकीरें खिंच गई थीं। आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, जिनमें 10 साल की थकान और बेबसी भरी थी, और एक गाल पर एक लंबा सा पुराना जख्म का निशान था, जो उसकी पूरी शख्सियत को बदल रहा था। ये विक्रम था, उसका विक्रम। लेकिन ये वो विक्रम नहीं था जिसकी हंसती हुई तस्वीर उसके बेडरूम में रखी थी। ये एक टूटा हुआ, हारा हुआ, वक्त का मारा हुआ विक्रम था। ये सपना है। मैं बेहोश हो रही हूं, ये सच नहीं हो सकता। अंजलि के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसकी आंखें बस उस चेहरे पर गड़ी थीं जो 10 साल पहले एक जलती हुई खाई में खो गया था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है, वो एक पत्थर की मूरत बन गई थी। विक्रम,
वो आदमी जो विक्रम था, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। 10 साल तक अपनी पहचान छुपाए रखने का बोझ और फिर अचानक अपनी जिंदगी, अपनी पत्नी, अपनी अंजलि के सामने इस हाल में खड़े होने की शर्म, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो अंजलि की आंखों में नहीं देख सका। उसकी नजरें झुकी रहीं और फिर 10 साल से दबा हुआ एक बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस वहीं उस धूल भरी सड़क पर अपने घुटनों पर बैठ गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियां उस सुनसान हाईवे पर गूंज रही थीं। उसका रोना, उसकी वो टूटी हुई सिसकियां, वही थीं जिसने अंजलि को उस गहरे सदमे से बाहर निकाला। उसका पत्थर बना जिसमें हिलने लगा। उसके खुद के आंसू, जो शायद विक्रम की मौत के बाद ही सूख गए थे, अब उसकी आंखों से बहने लगे थे। वो धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। उसकी महंगी सिल्क की साड़ी जमीन की धूल में घिसट रही थी, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। वो उस रोते हुए आदमी के सामने पहुंची और खुद भी घुटनों पर बैठ गई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और 10 साल बाद पहली बार उसने उसके कंधे को छुआ। वो मैला, पसीने से भीगा हुआ कंधा। विक्रम। उसके मुंह से एक सवाल की तरह एक टूटी हुई फुसफुसाहट निकली। तुम जिंदा हो? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसका रोना और तेज हो गया, जैसे वो कह रहा हो, हाँ, मैं जिंदा हूं और यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। अंजलि ने उसे झकझोर दिया। उसके लहजे में अब पत्नी का दर्द, एक पुलिस अफसर का गुस्सा और एक टूटे हुए दिल की हताशा थी। रो क्यों रहे हो? मेरी तरफ देखो। वो चीखी। मुझे बताओ, यह कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो? और तुम इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों थे? तुम्हें पता है मैंने ये 10 साल कैसे गुजारे हैं? तुम्हें पता है मैं हर पल, हर सांस में मरी हूं? क्यों? मुझे जवाब दो विक्रम, क्यों किया तुमने ये सब? अंजलि का हर सवाल एक तीर की तरह जो विक्रम के दिल में धस रहा था, लेकिन वो चुप था। उसकी चुप्पी अंजलि को पागल कर रही थी। तभी दूर से पंक्चर की दुकान वाले बूढ़े चाचा की आवाज आई, जो शायद अंजलि की चीख सुनकर वहां आ गए थे। बिटिया, सब ठीक तो है? ये ऐसे रो क्यों रहा है? लेकिन अंजलि ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ उस आदमी पर थीं जिसने 10 साल पहले उसकी दुनिया उजाड़ दी थी और आज 10 साल बाद एक जिंदा लाश बनकर उसके सामने बैठा था। बूढ़ा चाचा घबराया हुआ सा उनकी तरफ बढ़ा। बिटिया, सब खैरियत? ये कौन है? तुम इसे जानती हो क्या? अंजलि ने बिना उसकी तरफ देखे बस अपना एक हाथ उठाया, जैसे उसे वहीं रुकने का इशारा कर रही हो। उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी दुनिया इस एक आदमी पर टिकी थी जो जमीन पर बैठकर रो रहा था। बूढ़ा आदमी अंजलि का रौब देखकर सहम गया और कुछ कदम पीछे हट गया। तुम्हें तुम्हें मेरी कसम है विक्रम। अंजलि की आवाज अब दर्द से कांप रही थी। तुम्हें आज सच बताना होगा। क्यों क्यों किया तुमने ये सब? कसम शब्द ने, और वो भी अंजलि की जुबान से, विक्रम पर असर किया। उसका रोना थोड़ा थमा। उसने अपनी लाल सूजी हुई आंखों से 10 साल में पहली बार अपनी अंजलि की तरफ देखा। उन आंखों में इतना दर्द, इतनी लाचारी और इतना डर था कि अंजलि का दिल कांप गया। उसने टूटी हुई, कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मुझे मुझे माफ कर दो अंजलि। उसने हिचकियों के बीच कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे मुझे मजबूर किया गया था। मजबूर? किसने किसने मजबूर किया था? अंजलि ने पूछा। वो एक्सीडेंट वो कोई एक्सीडेंट नहीं था अंजलि, विक्रम ने जमीन को घुरते हुए कहा। वो एक सोची समझी साजिश थी। अंजलि की सांसें अटक गईं। साजिश? हाँ, तुम्हें याद है, मेरे मरने के कुछ महीने पहले मैं उस बड़े सरकारी हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अंजलि ने हाँ में सर हिलाया। उसे याद था विक्रम उस प्रोजेक्ट को लेकर कितना उत्साहित था। मैं मैं एक सिविल इंजीनियर था। मेरा काम सिर्फ कंस्ट्रक्शन देखना था, लेकिन लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी। जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था वो बहुत घटिया था। सीमेंट, सरिया, सब कुछ। जब मैं गहराई में छानबीन की तो मेरे होश उड़ गए। उस पूरे प्रोजेक्ट की आड़ में शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर राणा राणा अपना काला पैसा सफेद कर रहा था और करोड़ों का सरकारी माल खा रहा था। राणा का नाम सुनते ही एसपी अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसा नाम जिसे वो सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हमेशा कानून के शिकंजे से बच निकलता था। मैं ईमानदार था अंजलि। मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। मैं अगले ही दिन पुलिस को तुम्हें सब कुछ बताने वाला था।
लेकिन लेकिन शायद राणा के आदमी हर जगह थे। उस रात जब मैं साइट से लौट रहा था तो मुझे अगवा कर लिया गया। विक्रम की आवाज डर से कांपने लगी, जैसे वो उस रात को दोबारा जी रहा हो। मुझे मुझे राणा के सामने ले जाया गया। वो हंसा। उसने मेरे सारे सबूत मेरे सामने जला दिए और कहा, इंजीनियर, तेरे पास दो रास्ते हैं। या तो तू कल सुबह अपनी पुलिस वाली बीवी के साथ एक भयानक कार एक्सीडेंट में मर जा, या फिर हमेशा के लिए दुनिया के लिए मर जा और अपनी बीवी को जिंदा छोड़ दे। अंजलि की आंखों से आंसू बहना बंद हो गए। वो सदमे से सुन्न हो गई थी। वो जानता था कि तुम एक पुलिस वाली हो। उसने कहा, तेरी बीवी बहुत ईमानदार और तेज है। अगर तू जिंदा रहा तो वो चुप नहीं बैठेगी, वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन अगर तू मर गया तो वो टूट जाएगी। वो कुछ साल दुखी रहेगी, लेकिन जिंदा तो रहेगी। और उसने धमकी दी कि अगर मैंने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो तुम्हें ऐसी मौत मारेगा कि। विक्रम आगे बोल नहीं पाया। वो फिर से सिसकने लगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था अंजलि। एक तरफ मेरी मौत थी और दूसरी तरफ तुम्हारी जिंदगी। मैंने तुम्हारी जिंदगी चुनी। ये एक ऐसा सच था जिसने अंजलि की दुनिया को दूसरी बार पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अंजलि का दिमाग घूम रहा था। एक एसपी का तेज दिमाग जो इस वक्त किसी भी सुराग को नहीं पकड़ पा रहा था। राणा, वहशी दरिंदा राणा, जिस आदमी को वह सालों से ढूंढ रही थी, उस आदमी ने उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया था। उसके पति की मौत उसे बचाने के लिए बोला गया एक झूठ थी। तो वो एक्सीडेंट, वो जली हुई लाश। उसकी आवाज एक कमजोर सी सरगोशी में बदल गई। वह मैं नहीं था, विक्रम ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा। राणा के आदमियों ने सब कुछ प्लान किया था। एक पुरानी गाड़ी, मुर्दा घर से चुराई हुई एक लावारिस लाश जो कदकाठी में मुझसे मेल खाती थी। उन्होंने उसे मेरे कपड़े पहनाए, मेरा बटुआ, मेरी शादी की अंगूठी। ये कहते हुए उसकी नजर अंजलि की उंगली पर पड़ी, जहां वैसी ही एक अंगूठी अभी भी चमक रही थी। विक्रम ने अपनी खाली खुरदुरी उंगलियों को मुट्ठी में भींच लिया। उन्होंने मुझे ये सब देखने पर मजबूर किया अंजलि, वह कांपते हुए बोला। दूर एक दूसरी पहाड़ी पर खड़ा करके उन्होंने मुझे पकड़ रखा था जब उस गाड़ी को खाई में धकेला गया, जब वो आग के गोले में बदली। मैंने तुम्हें वहां पहुंचते हुए देखा, मैंने तुम्हें चीखते हुए सुना। ये सच उस एक्सीडेंट की खबर से भी ज्यादा भयानक था। अंजलि का पूरा वजूद कांप गया। उसका 10 साल का दुख, उसका 10 साल का मातम, सब एक तमाशा था जो उसके लिए रचाया गया था। उन्होंने तुम्हें ये सब देखने पर मजबूर किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ट्रक में जानवरों की तरह फेंका और सैकड़ों मील दूर एक अनजान शहर में फेंक दिया। न पैसे, न फोन, न कोई पहचान, बस एक धमकी कि अगर तुमने कभी अपनी बीवी से संपर्क करने की कोशिश की या उसे ये भनक भी लगी कि तुम जिंदा हो, तो वो ऐसी मौत मरेगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। विक्रम ने अपने जख्मी और खुरदुरे हाथों को देखा। तो मैं गायब हो गया। मैं कोई नहीं बन गया। मैंने मजदूरी की, होटलों में बर्तन धोए, फुटपाथ पर सोया, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। मैं एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा, हमेशा डरता रहा कि कोई मुझे पहचान न ले। मैंने ये पंक्चर बनाने का काम सीखा ताकि ऐसी सुनसान जगहों पर छिप सकूं जहां कोई सवाल नहीं पूछता। अंजलि चुपचाप सब सुन रही थी, जैसे पत्थर बन गई हो। 10 साल विक्रम, 10 साल। तुमने कोशिश क्यों नहीं की? राणा तो मर चुका है। मैंने खबरों में पढ़ा था 6 महीने पहले वो एक गैंग वॉर में मारा गया था। ये सवाल सुनकर विक्रम ने पहली बार नजरें उठाकर अंजलि को ठीक से देखा। मैं जानता हूं, मैंने भी पढ़ा था। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं आजाद हो गया। लेकिन उसकी नजर अंजलि की महंगी नीली सिल्क की साड़ी पर गई और फिर अपने फटे पुराने मैले कपड़ों पर। लेकिन मुझे देखो अंजलि, बस मुझे देखो। तुम एसपी अंजलि शर्मा हो, एक ताकतवर अफसर। और मैं एक पंक्चर वाला हूं, एक भूत, एक जिंदा लाश।
मैं किस मुंह से वापस आता? क्या कहता तुमसे? मुझे मुझे शर्म आ रही थी अंजलि। ये इकबाल, ये शर्म उस सुनसान हाईवे पर उन दोनों के बीच एक और खाई बनकर खड़ी हो गई। शादी, वेन्यू, देर, सब कुछ भूल चुका था। दुनिया उसे एक पल में, उसे एक सच पर आकर रुक गई। वो सुनसान हाईवे पर वक्त जैसे जम गया था। अंजलि, जो कुछ देर पहले तक एसपी अंजलि शर्मा थी, अब सिर्फ एक ऐसी औरत थी जिसकी दुनिया 10 साल बाद एक बार फिर उजड़कर एक नए भयानक सच के साथ सामने आ खड़ी हुई थी। उसका पति, जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिसने 10 साल का नर्क झेला सिर्फ इसलिए ताकि वो महफूज रह सके। अंजलि का दिल दर्द और गर्व के एक अजीब से एहसास से भर गया। वो रोना बंद कर चुकी थी, उसके आंसू सूख गए थे और अब उसके अंदर की पुलिस अफसर जाग उठी थी। वो समझ गई थी कि वे यहां इस खुली सड़क पर इस तरह नहीं रह सकते। विक्रम की हालत, उसकी पहचान, ये सब एक बहुत बड़ा खतरा था। उसने बूढ़े चाचा की तरफ देखा, जो अभी भी कुछ दूर घबराया हुआ सा खड़ा था। अंजलि अपनी साड़ी से धूल झाड़ते हुए उठी। वो अपनी जेब यानी पर्स तक गईं, जो गाड़ी में था, लेकिन फिर रुकी। उन्होंने अपनी कलाई से अपनी महंगी घड़ी उतारी। चाचा, उनकी आवाज अब बिल्कुल सपाट और हुक्म देने वाली थी। ये घड़ी रख लो। यहां जो कुछ भी हुआ, तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, समझे तुम? यहां कोई नहीं था। वो बूढ़ा आदमी उस कीमती घड़ी को और फिर एसपी मैडम के ठंडे चेहरे को देखकर कांप गया। उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। जी मैडम, कुछ नहीं देखा। अंजलि वापस विक्रम के पास मुड़ी, जो अभी भी जमीन पर गुमसुम सा बैठा था। उठो, अंजलि ने हुक्म किया। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। कहां जाऊं? तुम जाओ अंजलि, तुम अपनी शादी में जाओ। मेरी जिंदगी यही है। अंजलि ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वो नीचे झुकी, विक्रम का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे अपनी पूरी ताकत से खींचकर खड़ा कर दिया। उठो! उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसे विक्रम मना नहीं कर पाया। हम घर जा रहे हैं। घर? घर? कौन सा घर? नहीं अंजलि, मैं उस घर में नहीं जा सकता। इस हाल में नहीं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम देखो तुम क्या हो और मैं। चुप! अंजलि ने उसकी बात काट दी। बिल्कुल चुप। तुमने मेरे लिए फैसला ले लिया 10 साल पहले, अब फैसला मैं लूंगी। उसने पंक्चर हुए टायर को, अपनी गाड़ी को एक नजर देखा। वो जानती थी कि ये गाड़ी अब उसकी प्राथमिकता नहीं है। मेरी शादी, मेरा फंक्शन, सब खत्म हो गया है, उसने एक ठंडी आवाज में कहा, जैसे खुद को बता रही हो। चलो। वो विक्रम को लगभग घसीटते हुए अपनी पर्सनल सेडान कार तक ले गई। उसने दरवाजा खोला। बैठो, वो एक एसपी की तरह गरजी। विक्रम चुपचाप एक हारे हुए सिपाही की तरह उस आलीशान गाड़ी की मुलायम सीट पर बैठ गया। उसके मैले कपड़े उस साफ सुथरे इंटीरियर पर एक धब्बे की तरह लग रहे थे। अंजलि ने दरवाजा बंद किया, ड्राइवर सीट पर बैठी और एक पल में गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। गाड़ी यू टर्न लेकर वापस शहर की तरफ दौड़ने लगी, उसी हाईवे पर, लेकिन अब मंजिल बदल चुकी थी। गाड़ी के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। वही 90s के गाने अब बंद हो चुके थे। अंजलि के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर सख्ती से जमे थे। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन उसका दिमाग 10 साल की कहानी को जोड़ रहा था। राणा, सबूत, थमती, फरारी। विक्रम बगल की सीट पर, वो सीट जो 10 साल से खाली थी, आज उस पर विक्रम बैठा था। लेकिन वो बाहर शीशे को देख रहा था, जैसे उसे यकीन न हो कि वो इस महंगी गाड़ी में बैठने का हकदार भी है। वो शादी के वेन्यू की तरफ नहीं, बल्कि उनके उस पुराने घर की तरफ जा रही थी। एक ऐसा घर जो 10 सालों से सिर्फ एक मकान था, और आज शायद वो फिर से घर बनने वाला था। गाड़ी शहर की जानी पहचानी सड़कों से गुजर रही थी। विक्रम किसी बच्चे की तरह बाहर देख रहा था, जो सालों बाद अपने घर लौटा हो। सब कुछ कितना बदल गया था, लेकिन कुछ चीजें, कुछ गलियां, कुछ मोड़ वैसे ही थे। आखिरकार गाड़ी उनके पुराने बंगले के सामने आकर रुकी। वही बंगला जिसे उन्होंने शादी के बाद बड़ी हसरतों से खरीदा था। विक्रम ने इसे अपना छोटा सा महल नाम दिया था। हम यहीं रहते हैं, विक्रम ने कांपती हुई आवाज में पूछा।
उसने इस घर को अपनी यादों में दफना दिया था। ये हमारा घर है विक्रम, अंजलि ने गाड़ी बंद करते हुए कहा। हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अंजलि गाड़ी से उतरी, लेकिन विक्रम अपनी सीट पर ही जमा रहा। उसके कदम जैसे 10 साल के इस फासले को पार करने से डर रहे हों। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आई। आ जाओ, उसने बस इतना कहा। अंजलि ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। विक्रम दहलीज पर ही ठिठक गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था। वही सोफा, वही सेंटर टेबल, दीवारों पर वही हल्का पीला पेंट। बस चीजें थोड़ी पुरानी हो गई थीं, उन पर वक्त की एक परत चढ़ गई थी। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो 10 साल से यहां बस गई थी। और फिर उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। दीवार पर उनकी शादी की एक बड़ी सी हंसती हुई तस्वीर लगी थी, और उसके ठीक नीचे एक छोटी तस्वीर रखी थी। वो विक्रम की तस्वीर थी, और उस तस्वीर पर एक सूखा हुआ हार टंगा था। तस्वीर के सामने एक छोटा सा दिया रखा था, जो शायद सुबह जलाया गया था और अब बुझ चुका था। विक्रम के लिए ये मंजर हाईवे पर अंजलि को देखने से भी ज्यादा तकलीफदेह था। वो इस घर के लिए मर चुका था। वो एक याद बन चुका था जिसकी तस्वीर पर हार चढ़ाया जाता था। वो वहीं उस दरवाजे पर ही जमीन पर बैठ गया। वो अपनी ही तस्वीर पर टंगे उस हार को देख रहा था। उसे लगा जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भूत है जो गलती से अपनी दुनिया में वापस आ गया है। मैं तो मर चुका हूं अंजलि, उसने एक टूटी हुई बेजान आवाज में कहा। तुम एक मुर्दे को घर ले आई हो। अंजलि, जो शायद खुद भी इस पल के लिए तैयार नहीं थी, तेजी से उसकी तरफ पलटी। उसने विक्रम को इस तरह टूटते हुए देखा तो उसका दिल भी दहल गया। वो दौड़कर उसके पास आई और उसे उठाया। नहीं, नहीं विक्रम, उसने विक्रम का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम जिंदा हो। ये सब एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया है। अंजलि उसे पकड़कर अंदर लाई और सोफे पर बिठाया। वही सोफा जहां बैठकर वो दोनों घंटों बातें करते थे। विक्रम उस पर ऐसे बैठा जैसे कांटों पर बैठा हो। उसके मैले कपड़े और उसकी 10 साल की थकान उस साफ सुथरे घर में बिल्कुल अलग थलग लग रही थी। अंजलि एक पल के लिए खड़ी रही। क्या करें? वो समझ नहीं पा रही थी। वो एसपी थी, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक ऐसी पत्नी थी जिसका पति 10 साल बाद लौटा था। एक ऐसा पति जिसे वो जानती भी थी और नहीं भी। उसकी नजर फिर उस तस्वीर पर गई। उसने आगे बढ़कर एक झटके में उस तस्वीर से वो सूखा हुआ हार उतारा और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, उसने खुद से ज्यादा विक्रम को यकीन दिलाते हुए कहा। वो दौड़कर किचन में गई और उसके लिए पानी ले आई। विक्रम ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा। तुमने कुछ खाया? अंजलि ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए पूछा। यह सवाल कितना छोटा था, लेकिन इसमें 10 साल की फिक्र छुपी थी। सुबह चाय के साथ एक पाव यानी ब्रेड खाया था, उसने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया। ये सुनकर अंजलि की आंखों में फिर से पानी भर आया। उसका विक्रम, जो खाने पीने का इतना शौकीन था, वो एक पाव पर गुजारा कर रहा था। अंजलि ने अपनी महंगी सिल्क की साड़ी को देखा और फिर विक्रम के फटे हुए पसीने और धूल से सनी कपड़ों को। दोनों के बीच का ये फासला, ये सिर्फ वक्त का नहीं था, ये हालात का भी था। और ये फासला उन्हें बार बार ये एहसास दिला रहा था कि जो खोया है उसे वापस पाना कितना मुश्किल होने वाला है। कमरे में भारी खामोशी छाई थी। अंजलि अपने पति को देख रही थी, जो 10 साल की धूल में लिपटा उसके आलीशान सोफे पर सहमा हुआ बैठा था। वो उठी। उसकी चाल में अब एक एसपी की दृढ़ता थी। पहले तुम नहा लो, उसने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकालती हूं। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस खाली नजरों से उसे देखता रहा। अंजलि अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी और उसने वो अलमारी खोली जिसके एक हिस्से को उसने 10 सालों से छुआ तक नहीं था। सबसे ऊपर एक पुराना ट्रंक रखा था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर विक्रम का सामान था। उसके पुराने कपड़े, जिन्हें अंजलि ने सहेज कर रखा था, उसकी घड़ियां, उसका वॉलेट, उसकी इंजीनियरिंग की किताबें, वो सब कुछ जो मरने के बाद उसके पास रह गया था। अंजलि ने उसकी पसंदीदा एक
सूती कुर्ता पाजामा निकाला। कपड़ों से वही पुरानी जानी पहचानी महक आ रही थी। एक पल के लिए अंजलि का दिल टूट गया और उसने उस कुर्ते को अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद जब विक्रम बाथरूम से बाहर आया तो वो बिल्कुल अलग लग रहा था। उसने 10 साल पुरानी दाढ़ी काट दी थी और साफ कपड़ों में वो लगभग वैसा ही दिख रहा था जैसा 10 साल पहले था। बस उसके चेहरे का वो लंबा जख्म का निशान और उसकी आंखों की गहराई वो अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो लिविंग रूम के आईने के सामने खड़ा हो गया और खुद को घूरने लगा। वो इस चेहरे को पहचान नहीं पा रहा था। ये वो विक्रम नहीं था जो वो हुआ करता था, और ये वो मजदूर भी नहीं था जो वो बन गया था। ये मैं नहीं हूं, वो शीशे में अपने अक्स से फुसफुसाया। तुम हो विक्रम। अंजलि उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। तुम घर आ गए हो। अंजलि ने चाय बनाई, वही अदरक वाली चाय जो विक्रम को पसंद थी। दोनों बालकनी में बैठे थे, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले बैठते थे, लेकिन आज उनके बीच हंसी मजाक नहीं बल्कि एक डरावनी खामोशी थी। चाय पीते हुए विक्रम ने आखिरकार वो सवाल पूछा जो उसे खाए जा रहा था। तुम इतनी बड़ी अफसर हो अंजलि, और मैं, देखो मुझे, एक मामूली पंक्चर वाला। लोग क्या कहेंगे? तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या सोचेगा? ये वही डर था जो उसे राणा के मरने के बाद भी वापस आने से रोके हुए था। ये शर्म। लोग क्या कहेंगे ये मैंने सोचना छोड़ दिया है विक्रम। और डिपार्टमेंट, वो मेरा परिवार है। वो समझेंगे। क्या समझेंगे? कि तुम्हारी एसपी का पति 10 साल तक एक चूहे की तरह छुपा हुआ था? कि वो कानूनी तौर पर मर चुका है? ये बात अंजलि के दिल में लग गई। कानूनी तौर पर मर चुका है। उसका एसपी का दिमाग अब तेजी से काम करने लगा था। ये सिर्फ एक भावनात्मक मामला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी कानूनी उलझन थी। हे भगवान, ये सच है। इसका डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है, बैंक अकाउंट बंद है, इसकी कोई पहचान नहीं है। मैं कानूनी तौर पर एक विधवा हूं। विक्रम ने उसकी आंखों में वो डर देख लिया। देखा तुमने? उसने लगभग चीखते हुए कहा। मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं एक भूत हूं। तुम मुझे वापस कैसे लाओगी अंजलि? कैसे? हम लड़ेंगे। अंजलि ने अपनी कांपती हुई आवाज को सख्त बनाते हुए कहा। लड़ेंगे? किससे? कानून से? मैं नहीं कर सकता। मैं थक गया हूं विक्रम। चलो कहीं दूर चले जाते हैं अंजलि। एक नई जगह, एक नई पहचान, जहां हमें कोई नहीं जानता हो। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। यह उसका वो विक्रम नहीं था जो हर मुश्किल से लड़ जाता था। ये एक डरा हुआ आदमी था। भाग कर नहीं विक्रम, अंजलि ने उठते हुए कहा। हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम अपराधी नहीं, पीड़ित हो। हम दुनिया का सामना करेंगे एक साथ। मैं तुम्हें तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी सब वापस दिलाऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। उस रात 10 साल बाद विक्रम अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सोया, लेकिन अंजलि सो नहीं सकी। वो पूरी रात बेडरूम में एक कुर्सी पर बैठी रही, बस उसे देखती रही। उसे डर था, एक बचकाना सा डर कि अगर उसने आंखें बंद की तो ये सब एक सपना साबित होगा और सुबह वो फिर से गायब हो जाएगा। वो उस शख्स को देख रही थी जो उसका पति था भी और नहीं भी। वो उस विक्रम को जानती थी जो हंसता था, जो सपने देखता था। ये आदमी जिसके चेहरे पर एक गहरा जख्म था और जिसकी आंखों में 10 साल की वहशत थी, उसके लिए एक अजनबी था। आधी रात को विक्रम नींद में जोर से चीख पड़ा। नहीं, मुझे छोड़ दो, अंजलि को छोड़ दो। वो पसीने में भीग गया था, उसका जिस्म कांप रहा था। वो उसी रात के खौफ में जी रहा था। अंजलि फौरन दौड़कर उसके पास गई और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। श्श, विक्रम, मैं यहीं हूं, उसने विक्रम के माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुम घर पर हो, तुम महफूज हो। विक्रम ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जब उसने अंजलि को अपने पास देखा तो उसकी डरी हुई आंखें सहमी रह गईं और 10 साल का दबा हुआ डर उसके आंसू बनकर बह निकला। अंजलि बस खामोशी से उसका हाथ थामे बैठी रही जब तक वो वापस सो नहीं गया।
सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो विक्रम की आंख खुली। उसने देखा अंजलि कुर्सी पर ही बैठे बैठे सो गई थी। उसका सर बिस्तर के किनारे पर टिका था। उसकी नीली सिल्क की साड़ी अब धूल और सिलवटों से भरी थी। विक्रम ने धीरे से उठकर अपना वो हाथ बढ़ाया जिस पर औजारों के निशान थे और अंजलि के माथे पर आए बालों को हटाया। उसके छूने से अंजलि की आंख खुल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और 10 साल बाद पहली बार दोनों के चेहरों पर एक हल्की सी उदास सी मुस्कान आई। ये उनकी पहली सुबह थी। माँ, पापा, विक्रम की आवाज में दर्द था। उन्हें बताना होगा। वो कैसे यकीन करेंगे? हाँ, अंजलि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, उन्हें बताना होगा, लेकिन उससे पहले। अंजलि अपनी कुर्सी से उठी। उसकी आंखों में अब कोई आंसू, कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एसपी अंजलि शर्मा की आग थी। उसने अपना फोन उठाया। वो अपनी कजिन सिया को, जिसकी शादी वो पूरी तरह भूल चुकी थी, ये अपने डिपार्टमेंट को फोन नहीं कर रही थी। उसने शहर के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद वकील को फोन लगाया। मिश्रा जी, मैं एसपी अंजलि शर्मा बोल रही हूं, उसने अपनी सख्त आवाज में कहा। मुझे आपकी जरूरत है, अभी, इसी वक्त मेरे घर पर। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा केस है। उसने फोन रखा और मुड़कर विक्रम की तरफ देखा, जो अब बिस्तर से उठकर उसके पास आ खड़ा हुआ था। अंजलि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। विक्रम ने एक पल की झिझक के बाद अपना खुरदुरा हाथ उसके हाथ में रख दिया। रास्ता बहुत लंबा है विक्रम, अंजलि ने कहा। मीडिया, कानून, समाज, हर कोई हम पर सवाल उठाएगा। हमें ये साबित करना होगा कि तुम विक्रम हो, और ये साबित करना होगा कि तुम अपराधी नहीं हो। विक्रम ने अंजलि का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में 10 साल पुराना डर अब भी था, लेकिन आज उस डर के साथ अपनी पत्नी पर भरोसे की एक नई चमक भी थी। जब तक तुम साथ हो, उसने कहा, मैं हर लड़ाई के लिए तैयार हूं। ये एक अंत था 10 साल के वनवास का, और ये एक शुरुआत थी अपनी जिंदगी को वापस पाने की, एक नामुमकिन सी लड़ाई की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अंजलि और विक्रम की ये दर्द भरी, सस्पेंस से भरी कहानी? क्या प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो मौत को भी मात दे सके? और क्या अंजलि अपने प्यार और अपनी पावर के दम पर विक्रम को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिला पाएगी? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो समाज की कहानियों को अपना प्यार जरूर दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, और हां, अगर आप ऐसी ही जबरदस्त कहानियां और भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल समाज की कहानियों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में।